हेलो फ्रेंड्स, मैं रिदम अग्रवाल, नीट एयर 17। मैंने बहुत सारे मैमसी के टॉपर से इंटरव्यू ले चुका है, लेकिन अब मैं कुछ मेरे स्पेशल दोस्तों को बुलाना चाहूंगा जो मेरे साथ कोचिंग में, मतलब मेरे सेम बैच में नहीं थे, बट वी थ्री आर ऑल्सो फ्रॉम दी सेम कोचिंग। मोस्ट ऑफ यू नो इशिका, AR9 in AIM. Hi Ishika. Hi. And we have also Chaitanya. He has not given many interviews, but because of my special request, he has come today. He is AI39 in AIM. So hi Chaitanya. Hi guys. तो आज का टॉपिक एज यूजुअल, मतलब मैं कुछ ज्यादा एक मोनोटोनस का नहीं बनाऊंगा, जो सबको पता है स्ट्रैटेजी वगैरह। मैं सिमिलरली इनकी जर्नी और इनका जो रिलेशनशिप है, दोनों बिकॉज सेम ही कोचिंग से, शायद से सेम ही बैच से भी है, तो इनका रिलेशनशिप बहुत लाइक स्पेशल सा होगा, बिकॉज दे माइट बी हेल्पिंग ईच अदर आउट। सो लाइक लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग इन टारगेट पीएमटी। मतलब जब ये लोग क्लास 11 में टारगेट पीएमटी में आए थे। So let's start with Ishika. So Ishika, how was your first few months in Target PMT? Did you know Chaitanya and did you did you speak to him वगैरह वगैरह? No, actually we didn't know each other from earlier. And like first few months की अगर बात करें तो obviously everything is new. 10th तक we don't have a lot of syllabus and all. So obviously it's overwhelming at first. But I think we had wonderful teachers and wonderful guidance. And the thing is, I followed them ki revise daily and study daily, and I liked my subjects. So overall, it became fine after a while. And Chaitanya, what about you? So basically, in the first month, like I was getting lower marks than I would say most people in my class. But in the first month, I literally had a lot of time, so I like coped with all the subjects very nicely. तो Like मतलब first month, people. तुम लोग दोनों की रैंक क्या अप्रोक्सीमेटली सेम ही आती थी? मतलब आगे पीछे रहती थी? टॉप 10 में रहते थे तुम लोग बैच से? मतलब इन टारगेट पीएमटी 1.5 मंथ के बाद एक प्रॉपर 720 मार्क्स वाला टेस्ट होता है। उस टाइम तो मेरी रैंक 5 आई थी, बट उससे पहले तो मेरा काफी ऐसे चल रहा था कि 30 50 70 ऐसे चल रही थी, तो कम ही चल रही थी। उसके बाद लेकिन फर्स्ट मंथ में मैंने स्पीड बढ़ाई, थोड़ी सिली मिस्टेक्स करना कम किया, और उसके बाद इम्प्रूव हो गया। और इशिका, तुम्हारा मतलब लाइक तुम लोग दोनों का क्या कोई थोड़ा सा कंपटीशन सा था, मतलब कंपेयर टू अदर तुम्हारे बाकी बैचेस के फ्रेंड्स से? या तुम लोग हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक मतलब वही थे? तो इशिका फर्स्ट, चैतन्य सेकंड, चैतन्य फर्स्ट, इशिका सेकंड, वैसे था? नहीं, इट्स नॉट कि हमेशा तो कांस्टेंट नहीं रहता था। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है हमारी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी कि ओवरऑल 11th 12th में। पर ये नहीं कहूंगी मैं कि हमेशा ही फर्स्ट सेकंड में रहते थे, चेंज होता ही रहता था। तो मतलब तुम लोग टॉप 10 में रहते थे, तो फिर तुम लोग मतलब एक दूसरे के मतलब फ्रेंड्स कब बने? जैसे तुम लोग शायद से बैच एक ही बैच में थे, तो मतलब तुम लोग एक दूसरे के साथ फिर नोट्स वगैरह शेयर करते थे? लाइक हाउ यू ऑल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर? मतलब कैसा टाइप का कम्युनिकेशन था तुम लोग के, लाइक सो या फिर अच्छा खासा? इशिका? नहीं, लाइक हम लोग एक्चुअली, हाँ, हमारी काफी बात हो जाती थी, लाइक डिस्कशन करना, टेस्ट्स डिस्कस करना, क्वेश्चंस डिस्कस करना। तो मतलब इट वाज प्रीटी हेल्पफुल आई थिंक। आपस में हमारा एक्चुअली काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल था सबका, तो एवरीबॉडी वाज सीरियस एंड सब लोग आपस में मिलके अच्छी डिस्कशंस होती थी। तो आई गेस इट वाज प्रीटी हेल्पफुल इन द जर्नी। तो मतलब डू यू हैव समवन एल्स इन एम्स और मैमसी, मतलब who are from your batch? No. हाँ, we have like my very good friend Sunidhi is in MAMC. ओके, एंड तो सुनिधि मतलब तुम लोग हाँ, का मतलब पूरा अंशिता ग्रुप उठ के एक आ गया, मतलब सबको कॉलेजेस मिल गए, है ना? सब लोग मतलब इतने ज्यादा नोट्स वगैरह शेयर किए कि सबको ज्ञान मिल गया है। तो अब तुम लोग और भी फिर बात होती, हाँ क्या? मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डाउट आया है तो पहले उसका डायसेक्शन होता था। कोई अगर अच्छा क्वेश्चन बाय चांस आ गया है तो मैं उल्टी सीधी बुक्स करता रहता, तो मैं एक आधा क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो शेयर कर देता था। अच्छा, तो ऐसा वही बात करते थे। तुम लोग दोनों में ज्यादा उल्टा सीधा पढ़ने वाला कौन था? मतलब एक ऐसे बच्चे होते हैं जो टोटली बाय द टीचर्स बुक्स जाते हैं, मतलब जो बस टीचर ने ये नहीं, सजेस्ट यही किया। चैतन्य पढ़ता था। चैतन्य उल्टा सीधा बेसिकली पढ़ता मेरा था। ऐसा था कि मैं सबसे पहले तो टारगेट की क्वेश्चन मैथ वगैरह करता था कि जैसे ही मिला है वैसे ही 2 दिन में खत्म कर दिया सारे क्वेश्चन ही।
फिर मैं बायो अच्छा वगैरह मैनेज कर तो टाइम काफी होता था, तो मैं फिर बुक्स उठाता था उल्टी सीधी और वो भी तो तुम करते रहता था। तो फिर क्या 1-2 दिन में तू पूरा मतलब मॉड्यूल का पूरा चैप्टर खत्म कर लेता था? मतलब डिपेंड करता है ना, 2-3 दिन से ज्यादा अगर ठीक टाइम हो रहा हो, बहुत ज्यादा बायो ना पढ़ा रहे हो, भाई मतलब बहुत पता है कंटिन्यूसली मतलब बायो, तो कोचिंग ऑब्वियसली में कंप्लीट करने में टाइम तुम्हारे लगता है। तेरे और इशिका के नाम से ना हमें खौफ था, पता है। सीवी सर और मतलब टीचर्स आके बोलते थे 2 बच्चे हैं, उनका एम्स पक्का है वो टॉप लाएंगे, फर्स्ट रैंक पक्का है, ये रैंक पक्का है, मतलब हमें लिटरली खौफ दिलाया जाता था। सीवी सर पता है कैसे बोलते थे वो लोग। कितने तुम सुनीति के बारे, अमूल्य अमूल्य के बारे में जानते हो, तो उसके बारे में बोलते हाँ हो, हमें डराया जाता था कि ये लोग ऐसे हैं, तो तुम लोग अगर मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, टीटी के बच्चे बस पढ़ते रहते हैं। तो मतलब कैसा इन्वायरमेंट था तुम लोग का टीटी में? मतलब जैसे हम लोग ड्रॉपर्स में ऐसे थे कि हमें पता था हमारी गलतियां क्या है और हमें पता था कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन टीटी के बच्चे जो मतलब मैं बोलूँ 11 और 12 में हमें प्रॉपर गाइडेंस कभी नहीं होता। एक सेकंड एक सेकंड हाँ एक मतलब वो तो सेकंड है कि हेलो एक सेकंड एक ड्यूरिंग द सेकंड एक जर्नी सेकंड सीखते चलते हैं। वेट 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 एक सेकंड। तो सीवी सर हमें डराया करते थे, तुम तेरे और ऋषिका के नाम से, मतलब इतना बड़ा खौफ था। जैसे हमारा टॉप ड्रॉपर्स का क्या है कि हमें बोला जाता था कि हमें पता है हमारी क्या गलतियां हैं, हमें थोड़े बहुत टॉपिक्स ब्रश अप करने होते थे और हमारा हो जाता था बिकॉज मैं ड्रॉपर था। लेकिन तुम्हारा 11 और 12 में तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस वगैरह चाहिए होता था, तो तुम लोग उस स्पेस को कैसे कोप अप किए? मतलब डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते हैं 11 और 12 में, और तुम लोग तो कोएड से हो, तो मतलब मैं भी कोएड से था, मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, तुम लोग कोएड से हो, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। मैं वैसे बॉयज स्कूल से हूँ, मतलब 10 तक तो। और ज्यादा है, सोच मैं भी बॉयज स्कूल से 11-12 सीधा कोएड में गया, तो मतलब मेरा तो दिमाग इधर उधर मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया इतना। तो इशिका तुम्हारा क्या है? मतलब 10 तक तुम कोएड में थी या ओनली गर्ल्स? हाँ बचपन से मेरा तो कोएड ही है। अच्छा तो तुम्हारा, चलो ठीक है, लड़की है तो ज्यादा भाव मिलता होगा, चलो ठीक है। अभी पहले चैतन्य के बारे में आते हैं, लड़का लड़का करना कनेक्ट कर सकेंगे। तो चल चैतन्य चैतन्य से पूछते हैं, चैतन्य क्या है, तुम तेरा क्या हाल हुआ 11 में सीधा आया कोएड में? काफी चिल सा ही था, मतलब ऑनेस्टली ऐसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ऑल्दो हाँ जनरली होता है कि बॉयज स्कूल से जब आते हैं कोएड में तो काफी अडेप्टेशन करना पड़ता है पहले तो लोगों को, बट मैं काफी ठीक ही था। नहीं मतलब मैं जब बॉयज स्कूल से कोएड में आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता लड़कियों के साथ में बैठ के पढ़ना, बिकॉज मैं था मतलब एकदम लफंगा टाइप का लड़का, जो मतलब इधर उधर कुछ भी मस्ती मारी करता था। फिर अब जैसे सीधे अब लड़कियां दिखने लग गई, तो मैं पूरा एकदम प्रॉपरली एकदम सज्जन सा इंसान बन गया, सीधा के क्लास में बैठता था। तो मतलब तू भी देखता था अपने बैच के लड़के और काफी बहुत सारे अपने दोस्तों में ऐसा कुछ? नहीं इतना नहीं था ऑनेस्टली, शरीफ लोग थे। और इशिका तेरे को कैसा लगता था चैतन्य? मतलब तुम लोग स्टार्टिंग में से कोई ऐसे? मतलब पता नहीं, ऐसा हमारे कुछ फ्रेंड्स थे पहले से जानते थे दोनों को, तो हाँ ऐसे ही हमारा हाँ ग्रुप बन गया था फिर कॉमन सा। हाँ मतलब। और फिर चल तो 11 को फिर तुम लोग कैसे, मतलब कुछ ऐसी चीजें आई 11 में, मतलब बस पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता था तुम्हारे यहाँ कि जब जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है तुम लोग उसमें कैसे कोप अप करते थे? मतलब रिक्रिएशन के लिए टाइम कैसे निकालते थे पढ़ाई के अलावा? अब टू बी ऑनेस्ट तो आई वुड से कि स्पोर्ट्स तो मेरा छूट गया था पूरी तरह से, अच्छा। बट लाइक वो टाइम पास करते थे, पार्थ, श्रेय, सोहम, दिव्यम, प्रांजल, ऐसे दोस्त थे मेरे पास, देवर्ष हो हम्म। गया, जिन्होंने जो इनका काफी टाइम स्पेंड किया है, लाइक हर सैटरडे संडे मूवी देखने जाता था दोस्तों के साथ, ऐसे टाइम पास करता था। एक सैटरडे एक दिन तो, सैटरडे संडे में यूजुअली वीकेंड में एक दिन तो पूरा खाली छूटता था अपने लिए, तो और मतलब एक एक दिन दिन थोड़ा, नो स्टडीज डे पूरा, हाँ किताबें मतलब खोना ऐसा बिल्कुल? था कि सुबह उठा, थोड़ा सा पढ़ लिया मे बी, फिर 1 बजे अबाउट मूवी का एक शो होता है 3:30 बजे का, तो लंच किया, फिर मूवी देखी, फिर डिनर किया, फिर आया, फिर किसी के फोन पे टाइम पास किया, ये सब। और ऋषिका तुम्हारा? एक्चुअली मैं मोस्टली वीकेंड्स पे 11th में तो घर चली जाती थी, तो वही मतलब घर जाना एक अपने आप में रिक्रिएशन हो जाती थी। बाकी कभी टेस्ट के बाद मेरे पेरेंट्स आ जाते थे, तो हम लोग उसके बाद कहीं बाहर जाते ही थे लंच करने, मॉल में घूमने और समथिंग। एंड अदरवाइज भी जैसे मेरे भी 3-4 फ्रेंड्स थे काफी अच्छे थे पीजी में, तो वन ऑफ देम इज इन एएफएमसी, वन ऑफ देम इज इन पीजीआई रोहतक, सो वी ऑल टर्न्ड आउट वेल। तो हमारा भी ये था कि इवनिंग में पार्क जाना, आपस में बातें करना, तो कभी तू बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट हो गए, तो इट वाज फाइन।
So you both are from like PG or you are from hostels, like hostel life and PG life is पीजी। totally, दोनों PG से हो? हाँ हाँ मैं भी पीजी हूँ, वो एक अलग पीजी थे। हाँ ऑब्वियसली बॉयज PG और वो वाला PG, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे ऐसे नहीं होता था, जैसे हॉस्टल में अगर हम लोग रहते थे तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी हॉस्टल में, लाइक हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि तुम्हारा कि मैं जैसे आर के पुरम से हूँ और मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे को बाहर निकलने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। शायद से टारगेट पीएमटी के भी हॉस्टल का यही सीन है। तो तुम लोग अब अपने हम्म, पीयर्स के कंपेरेटिव जो हॉस्टल में रहते थे, होंगे तुम्हारे बैच में बहुत सारे जो टारगेट पीएमटी खुद के हॉस्टल में रहते थे, तो तुम्हें ज्यादा ऐसे मन नहीं करता बाहर ज्यादा घूमने जाएं, बाहर ऐसे मतलब मस्ती ज्यादा मारे? बिकॉज पीजी में काफी फ्री एनवायरनमेंट रहता था। मतलब एनवायरनमेंट तो एब्सोल्युटली फ्री था, बट इतना था कि पढ़ना है, रोज टॉपिक्स कवर करने हैं, एंड सैटरडे संडे को जैसे मैंने बताया था मैं टाइम पास करने जाता था, तो मैं बैलेंस मेंटेन करता था। बट ऑब्वियसली थोड़ा डायरेक्टेड तो होता ही था पढ़ाई की तरफ। हम्म। नीट एम्स क्लियर करना तो पढ़ना तो पड़ेगा। और इशिका तुम? मतलब मेरा तो एक्चुअली था, मेरी मम्मा मेरे साथ ही रहते थे 2 साल। तो अच्छा। एक्चुअली था कि फिर स्ट्रेस रिलीफ, टेंशन रिलीफ ये तो ऑटोमेटिकली हो ही गया अगर मम्मी साथ है। हाँ और हाँ पीजी के पास हमारे सामने पार्क था, तो वहां हम ऑलमोस्ट डेली चले ही जाते थे। तो हाँ। थोड़ा बहुत रिक्रिएशन हो गया। बाकी वही बात की ये पता है कि आज वाला काम आज कंप्लीट करना ही है, तो वो हो ही जाता है, फिर बाहर घूमने का मन तो नहीं करता। एंड तो आई थिंक 11। कि मेरे को पर्सनली रिस्ट्रिक्शंस अच्छी नहीं लगती। तो हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स का भी ये था कि इतना रिस्ट्रिक्टेड है तो नहीं रहना यहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली, और फूड हमें पता है कि वहाँ का कैसा है, तो मतलब पागल ही हो जाएंगे। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा। देख, मेरे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा खाना था। तो मैं खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज करती नहीं थी, करता नहीं था, सॉरी, थी और थी। एक तो मेरी हिंदी भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मैं मानसी में हूँ, मेरी हिंदी को लेके मेरी इतनी मारी जाती है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर तुम 11 में आए, तो 11 में जैसे स्टार्टिंग के टेस्टों में तुम्हारा नंबर मतलब तुम्हारे स्टार्टिंग से फुल सिलेबस जो 720 मार्क्स के टेस्ट होने लग गए थे या कुछ कम, मतलब अब मुझे पता नहीं है तुम्हारा पैटर्न क्या होता था। टारगेट पीएमटी में होता है कि अबाउट आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्टडीज रोज टेस्ट लेते हैं, डे प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं। ओके। तो उसमें तो मैं स्टार्टिंग में लाइक गुड मतलब आते थे, तो बहुत फार नहीं आते थे कि अलग से शाइन कर रहा हूँ। बट फर्स्ट आरटीएस अबाउट लगा 2-3 months आफ्टर ज्वाइनिंग हुआ था। सो एट दैट टाइम आई गॉट अबाउट 670 मार्क्स एंड 5th रैंक। उसकी फर्स्ट थी 710। वो क्यों डरा रहे हो? डर लग रहा है। मतलब तो फिर ये बताओ यार, तुम लोग फिर पढ़े कितना होगे? मतलब 710 के लिए मतलब तुम्हें नोट्स को पूरा खड़ा करना पड़ा होगा, सारे मॉड्यूल्स को बहुत अच्छे से करने करने पड़े होंगे, और भी सब कुछ बहुत अच्छे से करना पड़ा होगा। ऑनेस्टली बताऊं, आई ऑनेस्टली डोंट स्पीकिंग, थिंक दैट इज ट्रू। तो तुम्हारा फिर कैसे तुमने सारे मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व किए थे? मतलब मैं अपना बोलूँ तो मैंने टारगेट वाला मटेरियल जो था, मतलब कोचिंग नोट्स और मॉड्यूल्स, उनको बहुत ज्यादा रिलीजियसली किया था। और ऑब्वियसली एनसीईआरटी बायो की, मतलब ये काफी रिलीजियसली किया था मैंने स्टार्टिंग से ही। एक तो मुझे अच्छे भी लगता था, लाइक जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वो साथ साथ हम्म। करने की भी हैबिट डाल ली थी। तो ऐसे हो जाता था कि जब तक वो नहीं हुआ तब तक ऐसा लगता था कुछ कि मतलब छोड़ा नहीं जाता था। एंड वही क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी दे वर प्रिटी गुड, तो मैंने सारे किए थे अच्छे से। हाँ एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन। बहुत कम किया लेकिन। और चैतन्य तूने एक्स्ट्रा क्या क्या किया था? मतलब एक बार ठीक है, आई इशिका की तरह एब्सोल्यूटली तूने मॉड्यूल। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर्सनली मेरी होती थी नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक, लाइक उतना तो करना ही है। हाँ लाइक जैसी क्लास में पढ़े थे फिजिक्स, तो मोस्ट ऑफ सभी क्लास की इतनी अच्छी होती थी, इवन मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में, कि समझ में तो आ ही जाता था। अब अदर देन द फैक्ट की तो होता है कंटेंट, लाइक जो तुम्हें हाँ फैक्ट्स बता, तुम्हें फॉर्मूलाज बता रहे हैं, जो तुम्हें डेरिवेशन जो कंसेप्ट बता रहे हैं। बट हर हाँ सब्जेक्ट को पढ़ने का स्टाइल होता है। हाँ हाँ हाँ। सपोज फिजिक्स लाइक 90% अंडरस्टैंडिंग। ओके। अब बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला रट के पुट करके डाल देंगे, बट जब क्वेश्चन बनेगा तो दे वुडंट मैनेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो जो हम्म। फर्स्ट मंथ मैं क्वेश्चन बैंक इसलिए सॉल्व करता था क्योंकि फॉर्मूला भी मुझे क्वेश्चन बैंक करते ही याद हो जाता था 90%। हाँ हाँ हाँ। इफ यू आर डूइंग 250 क्वेश्चंस पर टॉपिक इन द तो क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ, फॉर्मूलाज तो सारे याद obviously हो you जाते थे। will the formulas. Like there are very few formulas, and I would say SHM, waves, etc., which you have to really mug up, and those are asked also very rarely. Like in में पूछा था also,
बट वो भी नोट्स में तो था ही, तो नोट्स भी कर ही थे अच्छे से। तो टारगेट पीएमटी फर्स्ट आई यूज्ड टू डू नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक वेरी सीरियसली, लाइक bio notes, chemistry notes, all the facts to be marked up were done, the things to be understood were understood. Even in the class they are taught quite well. After that, like I would say all the medical level questions are put up in those question banks itself. Like initially I did one or two medical books, but then I found it very pointless because their level was much lower than the target PMT. Then I used to do IIT level books after necessarily completing the question bank, because the question bank I would say was a bit ahead of what NEET asked, and so it is a very good interface for transition to IIT books, and the subject is also taught very well. Like I didn't really study a lot of theory separately from other books. I just did questions. Once you get a good teacher for teaching the concepts in physics, I suppose that उसके बाद तुम्हें बस क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, नहीं? Exactly. तो मतलब you have to understand the theory, मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा ये है तो कई लोग सीधा जंप कर जाते हैं क्वेश्चंस पे। कि चेतन, तूने मतलब आईआईटी के लिए कौन से बुक सॉल्व किए? मतलब आईआईटी वाले जो बुक्स थे, कौन से बुक सॉल्व किए? Like I solved only questions. I did not read theory first of all. I would like to clarify कि बहुत लोग क्या करते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स पर ध्यान नहीं देते, दूसरी बुक से थियरी पढ़ने लग जाते हैं और फिर बेड़ा कर देते हैं. But what I did was I used to first read the theory properly from the notes and understand the class, ask a lot of doubts. तो concept एक बार set हो जाता था. उसके बाद target PMT question bank के then I used to solve first of all FC Verma. Then I had random papers like पुराने papers, FITSI type, तो वो भी कर लेता था मैं. Then I used to solve, like I actually solved a variety of books before. Like I used to keep on changing according to, like I had a senior called Raj, so he would keep suggesting it different. मन मर्जी के साथ senior sir Rudraj, he's in Nancy right now. रुद्रांश गोयल. हाँ, तो वो मेरे साथ सीनियर था, मेरे साथ पीजी में, तो उससे काफी बात होती थी. वो बताता था कि ये बुक सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज गुड वगैरह, बस चलता रहता था. ओ तो मतलब तुम निसार भी है, मतलब बीटू क्लासेस, उन्होंने भी थोड़ा हेल्प करा सामने में. तो इशिका वो डिटेल बता रहे थे. इशिका तो मेनली मतलब अपने मम्मी के साथ रहती थी, उसको खाना अच्छा मिल जाता होगा. देख मेरा दिमाग ज्यादा खाने की तरफ जा रहा है, तो पूछ ही लेता हूँ तेरे से कि तू खाना कैसे मैनेज करता था? जैसे ऐसा था कि मैंने तो मैं ऑर्डर काफी करता था, और लास्ट 6 मंथ्स आई वुड से मम्मी आ गई थी नहीं, तो मम्मी के आने के बाद तो खाने का सिस्टम ही बदल गया था. लाइक मम्मी ने बहुत हेल्प करी थी आगे चल के, बट उससे पहले तो ऑर्डर बहुत ज्यादा करता था. लाइक मैं जनकपुरी और लाइक तो पैसिफिक वगैरह इतना ऑर्डर करता, इतना खाता था कि मुझे जगह ही पता है, मतलब मैं अच्छे से लेके जाता हूँ खिलाने के लिए. तो मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर करता हूँ, मेरे पेरेंट्स एकदम चिढ़ते हैं. तो मेरे से ज्यादा नहीं जानता होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ. डाउट भाई, थोड़ा स्टॉप किया नहीं खाना, ठीक है ना. बाकी क्योंकि मैं हॉस्टल से हूँ 10th तक, 4 से लाइक 10th तक मैं बॉयज हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो आई वाज क्वाइट ओके विद डिफरेंट फूड एंड स्टफ. So I was like, it's very comfortable, but मन करता था फिर पढ़ रहे हो तो मंगा लो, पेरेंट्स भी चिल है. पढ़ते हुए बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैं बता रहा हूँ. मैं पता नहीं. चलो ठीक है, बैक टू नीट. तो अब हम लोग फिर आ गए हैं. अब हम लोग आ गए हैं कौन से 11 के एंड तक देखते हैं. 11 के एंड तक तुम देख रहे हो अपने में क्या चेंजेस देखे थे तुमने इंडिविजुअली अपने अंदर? कुछ चेंजेस जैसे जो मेच्योरिटी चेंजेस आते हैं ना, वो मेनली हमारे 11 और 12 में आते हैं. बिकॉज फ्रॉम इन 10 वी आर वेरी लेस मेच्योर्ड. हमें ऐसे लगता है कि हम ही बैच के टॉपर्स हैं, हम लोग सब कुछ है. फिर जैसे 11 में आते हैं हमें पता चलता है कि हमारे जैसे लेवल के बहुत ज्यादा लोग हैं, हमसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं. तो हमें मतलब तुमने फिर उसको कैसे कोप अप किया कि एंड तक आते आते तुम्हारे अंदर तुमने क्या क्या चेंजेस देखा, इशिका? एक तो मुझे लगता है मेरी स्पीड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी स्लो चलते थे टॉपिक्स, मुझे उनमें भी बहुत टाइम लग जाता था. एंड एंड में हर इंस्टीट्यूट में होता है कि क्लास एंड में तो स्पीड काफी फास्ट हो ही जाती है. और फिर मुझे लगता था कि थोड़ी मुश्किल थी, पर कोप अप कर लेती थी मैं किसी तरह से उसको भी. तो और मैंने कोशिश ये तो 2 साल के थ्रू ही करी है कि सिली मिस्टेक्स कम करूं अपनी. अब लाइक मेंटल कैपेसिटी वाइज तो डेफिनेटली जो प्रोसेस था 2 साल का वो काफी इंप्रूव किया है. बिकॉज जब मैं आया था आई वुड से कि एंट्रेंस 56% ऐसे ऑब्जेक्टिव की तो बिल्कुल आदत थी, एंड फ्रॉम दैट एम्स इज अ लॉन्ग जर्नी इन इटसेल्फ. बाकी सोशली तो काफी सिमिलर से ही था जैसे स्कूल में था. फीमेल इंटरेक्शन थोड़ा बड़ा, बट वो भी लाइक ठीक ही था. मतलब
तो वही आई वुड से बहुत चेंजेस नहीं आए, मेच्योरिटी भी ठीक ही थी, लाइक तो थोड़ा बहुत पढ़ा बकचोदी, थोड़ा बहुत और क्या पढ़ाई को लेके तूने क्या मतलब कुछ देखा अपने अपने में, पढ़ाई के पैटर्न में चेंजेस, अपने आप को तूने कैसे मतलब कुछ अपने में चेंजेस देखे? आई वुड से कि स्कूल में तो कितना ही पढ़ते थे, अब थोड़ा डायरेक्टेड पढ़ाई की आदत डली, तो सेटिंग आवर पढ़े थोड़े बहुत। उसके हाँ अलावा स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ती है। तो फिर जब तुम लोग 11 से 12 में आए तो तुमने कुछ ऐसा अपने अंदर चेंजेस किया कि तुमने ऐसे सोचा कि नहीं मैं 11 में ये गलतियां कर रहा था, मेरे को ये नहीं करना और 12 में आके मैं इस चीज को सुधारूंगा, तो कुछ ऐसा था तुम्हारे अंदर? नॉट रियली, मतलब मैं तो 11 से ठीक डायरेक्टेड था, तो चिल है तो मैं तो था। और ऋषिका? तो मुझे लगता है कुछ टॉपिक वाइज बोलो तो हाँ, कि कुछ टॉपिक्स मुझे लगा था 11th में मैंने कम किया, प्रैक्टिस कम की, कुछ करना, तो मतलब इस तरह से, नॉट सम एनीथिंग मेजर। बाकी शेड्यूल वगैरह सब सेम ही था मेरा भी। तो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स के ये हो जाते हैं कि जब वो 11 से 12 में मतलब जंप होता है तो काफी ज्यादा टॉपिक्स रह जाते हैं बच्चों का, मतलब कवर अप करना 11th काफी वीक रह जाता है। तुम्हारे साथ ये केस था चैतन्य? नॉट भाई रियली, नहीं तो नॉट रियली, और बाकी रिवाइज हो जाते थे हमारे टॉपिक्स, क्योंकि हमारा लाइक मंथ हमें में एक टेस्ट 11th के सिलेबस का होता था, तो एकदम आउट ऑफ टच नहीं हुए हम लोग कभी 11th से। मतलब एग्जैक्टली दो बात आती है देख। एक तो 11th का टेस्ट हमारा हर 2 वीक हर मंथ एक हो जाता था टारगेट के अच्छा 720 मार्क्स का। हाँ तो हाँ हाँ इसलिए थ्रू आउट एक साल में उन्होंने पूरा सिलेबस तो एक बार उसी से रिवाइज करा लिया था 11th का। अदर अच्छा देन दैट आई वुड से कि जब 11th इनिशियली पढ़ी थी तो काफी अच्छे से पढ़ी थी, जो मेन हाँ प्रॉब्लम है हाँ 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 बिकॉज टॉपिक काइनामेटिक्स है, हाँ हाँ और हाँ काइनामेटिक्स तो सब जानते हैं कितना ज्यादा यूज होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स, सब कुछ तो पहले महीने पढ़ा देते हैं। तो जो वहां पे ध्यान नहीं देता तो उसको एक इफेक्ट पड़ता है जो 12th में भी इफेक्ट करेगा। उस टाइम जब ध्यान दे तो वो बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर है डिफरेंस लाने का। अगर कोई तो बंदा फिर 11th से सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है तो आई वुड से उसको आएगी नहीं कि बहुत थोड़ा, मतलब एक सही अमाउंट ऑफ रिवीजन अगर 12th में 11th का मिले तो बाय द एंड ऑफ 12th दोनों के कंसेप्ट वगैरह मोस्ट ऑफ क्लियर हो जाएंगे उसके, फॉर एनी पर्सन। और अब तुम लोग को क्या मतलब अब कैसा लगता है कि जैसे 12th में आए तुम लोग, 12th में जब ट्रांजिशन फ्रॉम 11 टू 12, अब 12th में जब तुमने पढ़ लिया सब कुछ, चलो एंड तक देखते हैं, तुम्हारे 12th में भी तुम टॉप करते हुए कंटिन्यूसली 700 720 है ना? मतलब वंस इन अ व्हाइल 700, हाँ अच्छा रिजल्ट रहता था। 700 तो इसके आई बाद वुड से कंसिस्टेंटली, बट हाँ 650 प्लस तक मोस्टली रहते थे, तो ठीक है, कंसिस्टेंट कह लो। मेरी पता है नीट में आई थी 650 प्लस पहली बार जिंदगी में पहली बार 650 प्लस नीट में आई थी, सीधा 690 मैं बता रहा हूँ। तो वहां पे तो डिफरेंस आ गया, मेरे खुद वही 680 है। एग्जैक्टली, फर्क तो जहाँ पड़ा ना तुम्हारे ज्यादा थे। उसके बाद जब मैटर करा तब तो मेरे आ गए ना। तो इसलिए तो मैं बोला कम बुक्स फॉलो पढ़, मैं बस वही पढ़ता था, एनसीईआरटी पढ़ता था बस, मेरे को वो ऑप्शन भी बस एनसीईआरटी वाले दिखे। तुमने बहुत सारे दिमाग लगाया होगा कि ये नोट्स में ये लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, टिक कौन सा करूँ, तो नोट्स वाला टिक करता हूँ, गलत हो गया अरे ऐसी बात नहीं, मैंने क्वेश्चन भी गलत मार्क कर दिया था नीट में तो मैंने क्वेश्चन ही गलत मार्क कर दिया था, ऐसे काम भी करे। चलो कोई बात नहीं, मेरे को टारगेट पीएमटी का टॉपर बने दिया, तुम लोग एम्स में टारगेट पीएमटी का टॉपर तो बन सकता हो ना। तो उसके बाद फिर तुम क्या मतलब जब 12th में जब सब कुछ सब वो हो गया तो क्लासेस कब तक खत्म हो जाती है 12th की? और दिसंबर नहीं, अक्टूबर, सिर्फ अक्टूबर एंड, अक्टूबर में, अक्टूबर एंड, अक्टूबर एंड हो जाती है। अक्टूबर एंड और नवंबर बिगिनिंग, इनके बीच में। तो तुम हाँ, लोग फिर और उसके दिसंबर बाद में एक और टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। तो दिसंबर में पूरी 11-12 रिवाइज करने के लिए एक और टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। ओ मतलब टेस्ट। तो तुम्हारे टेस्ट लाइक हमारे जो टेस्ट होते थे, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा टेस्ट बिल्कुल भी वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता था, बहुत ज्यादा नोट्स के बेस्ड होता था। तुम्हारा टेस्ट होता था एनसीईआरटी बेस्ड? या मतलब मिक्स होता था, आई वुड से कि अबाउट अगर 90 क्वेश्चन है बायो में तो 45 के आसपास एनसीआर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी हो जाएंगे, 45-60 के आसपास। और बाकी 30 क्वेश्चन प्योरली नोट की, तुम सोच ही नहीं सकते अगर तुम नोट्स ना पढ़ो। एंड नोट्स डू मैटर इन सम वे और द अदर। कैसे बताना जरा, आई वांट टू आर्ग्यू इन दैट क्योंकि पॉइंट विद सो मेनी जो पीपल। जो जो एक नीट तो में आई वुड से जो नीट चल में भी जो ऋषिका। 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर के होते हैं, लाइक हाँ हाँ मोस्टली वो नोट से ही होता है। इस बार भी थे लाइक 4-5 जिनका एनसीईआरटी में कहीं नाम भी चल नहीं था।
चल ठीक है, तो तुम वो लोग बोले, मैं मानता हूँ कि मुझसे 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर हो गए, 10 इंटू 4 40 मार्क्स, और हम लोग कहीं ना कहीं इतने सारे पेपर देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही देते हैं एनसीईआरटी के बाहर, अंदर से, राइट? डू यू ऑल अग्री? एनसीईआरटी के बाहर से हम लोग कर लेते हैं। अब मैं बस तुम्हें एक ओपिनियन पूछना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स हमें एक ये जो उन 5 से 7 क्वेश्चंस के लिए हमें इतना वास्ट पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी, एनिमल किंगडम वगैरह वगैरह, कि हम लोग लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, नहीं तुम लोग कंसिस्टेंट थे, ठीक है, तुम लोग नोट्स को रिटेन कर पाए, लेकिन काफी ज्यादा सेंटर्स ये है कि मतलब हम लोग नोट्स को रिटेन नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा नोट्स रहता था अभी भी, लाइक अगर मैं इमेजिन करूँ, बिकॉज उस टाइम हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को संभालना पड़ता था। तो तुम्हें ये गलत नहीं लगता कि नोट्स इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है? पहले हमें कंप्लीटली एनसीईआरटी फोकस रहना चाहिए। मतलब इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उनको हर बच्चे की नीड्स को कैटर करना है, तो वो एकदम बेसिक पे तो जा नहीं सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि हमें अपनी एबिलिटी का पता होना चाहिए कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। लाइक अगर मेरी कैपेसिटी, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एम्स में, मैं एग्जांपल लेती हूँ, उन्होंने ऐसी ऐसी बुक्स करी हैं कि उनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, तो वो उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी। अगर किसी की कैपेसिटी एनसीईआरटी की है तो उनको उतना करना चाहिए, नोट्स की है तो वो करो, मतलब ये थोड़ा तो सेल्फ जजमेंट भी है। हाँ बट आई वुड लेकिन से कि जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है, एनिमल किंगडम हाँ, चलो एक एक्सेप्शनल टॉपिक है, बट नीट में भी आई वुड से एक बार पूछ लिया हॉर्स का वो क्या है फाइलम में, बस एक बार, आई थिंक हॉर्स। बस एक बार इतना ये पढ़ाने के बाद, और वो पता है तुम, यू वोंट अग्री टू मी, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब आई हैड माय ड्रॉपर फ्रेंड्स हु आर देयर फ्रॉम 3 इयर्स और 2 इयर्स, मतलब ड्रॉपर्स बहुत साल से टारगेट में, पंचवर्षीय योजना करके आते हैं कितने ड्रॉपर्स, ठीक है, टारगेट में। तो वो लोग मेरे को मतलब नोट्स दिखाए थे, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में वो क्वेश्चन आने के बाद वो उस चीज को नोट्स में डाला गया था। बिकॉज पता है मतलब तुम लोग अग्री नहीं करोगे, अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, इस सॉर्ट ऑफ डिबेट, मतलब तुम लोग अब स्टार्ट हो जाओगे कि डिबेट करने लग गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा नहीं हूँ नहीं ठीक मतलब है, आई लव डिबेट। तो तो मतलब बहुत सारे, जैसे ये जो होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यू फाइंड वन टॉपिक, मेनली तुम लोग हर एक टीचर के नोट्स का पैटर्न देखना, तुम एक टॉपिक को देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसके 4 ऑप्शन को देखना, फिर उस 4 ऑप्शन को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर देंगे, और तुम लोग देखोगे कि वो 4 ऑप्शन से ना बिल्डअप हुआ है उनका नोट। ये नहीं कि वो लोग स्टार्टिंग से वो पढ़ाते हैं, अगर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करें तो कहीं से भी आ जाता है, रैंडम 10 क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, राइट? आई वुड से कि देयर इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक टू टॉपिक आल्सो। अब क्योंकि जैसे हॉर्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, उसका तो हॉर्स फैमिली वाले, का ये पूछ लेता जितना मुझे याद है। हाँ 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 हाँ, तो हॉर्स में फैमिली क्या है हॉर्स का। हाँ, नाउ दिस गिव नीट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर अनदर एनिमल। राइट। So now they तो इस लॉजिक started making us learn all the families, and like जो भी किंगडम फाइलम क्लास सब कुछ याद कराने लग गए थे हर एक चीज के लिए। अब हम लोग उस हॉर्स के एक चीज के लिए हम लोग इतना कुछ रिटेन करने लग गए थे, जो शायद कभी उसके बाद, मैं बोल रहा हूँ शायद कभी चांस बहुत कम है कि उस चीज को वापस पूछे जाने का, राइट? इट इज करेक्ट, हाँ बट अगर पूछ लिया देन हु इज रिस्पांसिबल। तो अगर वो पूछ भाई, लिया, लेकिन ठीक है चलो तुम अगर लोग, प्रॉब्लम उन्होंने ये है कि अगर तो देन आई वुड पहले गो टू द से कि मैं अभी तो पढ़ा सकते थे आप, ये पहले भी पूछा था। एग्जैक्टली एक्चुअली हमारे एग्जांपल में अब ले लेती मुझे हूँ तो फर्क कभी। पड़ेगा ना, बिकॉज आई एम क्वाइट ओके विद डूइंग अ लॉट ऑफ स्टडी। एंड आई वुड से कि जो तेरा क्वेश्चन है कि आई वुड से कि अगर कोई स्टार्टिंग से चैतन्य आवाज कट गया फिर वीडियो से। गया, वीडियो गया, क्या वीडियो वीडियो गया, गया। वीडियो अब गया तेरा। अभी भी क्या अब आया वापस हाँ आया। हाँ अब वही यू, आगे। एक सेकंड, हाँ अब आया, अब आया। तो यू वर देयर कि अब मैं स्टार्टिंग से वाला स्टार्ट कर। हाँ हाँ ठीक है, तू क्वेश्चन से स्टार्ट कर ले वहां से, फिर से नहीं नहीं, तू तू ये बोलना कि वाला अगर पॉइंट हम यूज कर रहा है। कि हम लोग स्टार्टिंग से अगर वो करें तो तू बोलने वाला था कुछ। हाँ, अगर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं एकदम डायरेक्टेड तो हम कर लेंगे, बट द क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड वाज इफ समवन इज नॉट हैव मेड मिस्टेक्स और हैज नॉट मैनेज्ड टू डू इट इन द बिगिनिंग, then for him notes are comparatively pointless as compared to NCERT, which is true. But first of all, coaching institute की responsibility नहीं है ये। Second of all, हो गया तो तुम skip करो, वो टॉपिक छोड़ दो, उस टॉपिक को सिर्फ NCERT से पढ़ के चले जाओ। जो But in some topics like genetics, I would say, हाँ अब बोल। जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स में नोट का बहुत फायदा होता है, चाहे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया हो।
अच्छा बताइए क्या है, आई वांट टू नो दैट। यार जेनेटिक्स पे कंसेप्ट बनता है, अगर तू एनसीईआरटी के ऐसे पढ़ने लग गया ना तो तेरे को पूरे 10 पेज बहुत गंदी तरह से रटने पड़ेंगे, और उसे थोड़ा भी घुमा के पूछ लेना सेम से पूछते हैं तो वाट लग जाएगी। सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली जो एक्स्ट्रा ये भी पढ़ाया एक जाता है वो पॉइंट है एम्स के लिए कि पढ़ाया जाता है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाया यार जाता है बट अभी नीट वो में भी एम्स के बहुत लिए पढ़ाया जाता है। रैंडमली, और नीट में भी रैंडमली कुछ भी पूछ लेते हैं 5-6 क्वेश्चन। लाइक इस साल का तो जो हमने नीट दिया था वो एक्सेप्शनली इजी माना गया है नहीं, इवन एज इन कम्पेयर दैट टू वन अदर दे नीट। आस्क्ड अबाउट पी एंड क्यू आर्म। ये वाला एग्जांपल हमें मैम ने ही दिया था कि नोट्स में इतना क्यों पढ़ाते हैं, कि पी एंड क्यू आर्म पे क्वेश्चन आ गया। वो कहते हैं मतलब कुछ रेलेवेंस नहीं है उसका 12th क्लास में, वो एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है स्ट्रक्चर में इतना डिटेल में, बट उसने पूछ लिया तो वो पूछ तो सकता है। अच्छा एक तो बार ऐसे ही जेनेटिक्स में ही टेलोमेरिक शॉर्टनिंग पे आ गया। वो टेलोमेरिक शॉर्टनिंग कितना बड़ा टॉपिक है, वो अब जाके भी शायद हमें समझ आया हो, बट तो उसमें क्वेश्चन आ अभी गया तो लाइक उसका मतलब मैं पता ये होना बता रहा चाहिए। हूँ कि वो नोट्स जो है ना वो शायद अभी भी अगर मैं पढ़ूँ ना तो अभी वाले भी मतलब इन मैम सी फॉलो एस के गुप्ता राइट, लिपिनकॉट और हापर पढ़ते हैं हाँ लेकिन लिपिनकॉट जेनेटिक्स हमें लिपिनकॉट से थोड़ा कम लेवल की पढ़ाई है, ये कह सकते हैं। लाइक लिपिनकॉट और जो एनसीईआरटी के बीच की चीज पढ़ाई है हमें जेनेटिक्स में। लिपिनकॉट की मतलब एकदम लाइन टू लाइन लिखी है हमने, हाँ मान लिया है तो। लिपिनकॉट एकदम की लाइन टू लिपिनकॉट से लाइन। एकदम तो खटाक लाइन तू लिखी है। तू बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है तुम लोग का लेवल था कि तुम लोग और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये भी केटर करना पड़ता है हर एक बच्चे के नीड्स के हिसाब से, लेकिन इज इट नॉट पॉसिबल कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट मेनली अक्यूजिंग टारगेट पीएमटी, आई एम अक्यूजिंग ऑल दी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि तुम्हें मतलब एक सेपरेट टेस्ट होने लग जाए, एक सेपरेट टेस्ट जिसमें तुम्हें पूछा जाए कि मेनली क्या, बिकॉज क्या होता है एक्चुअली कि इट हैपेंस राइट बाकी हर It जगह पे तो happens in other institutes and it is a इट very big हैपेंस इन एवरी advantage अदर of being in इंस्टीट्यूट। target PPT में preferential treatment नहीं हो रहा because of जैसे हाँ तेरा है 32,000 से 17 रैंक आई है। If हाँ you were subjected to preferential treatment ब्रो आई तेरे को फ्रैंकली तेरे स्पीकिंग को कोई एकदम मैं तेरे को अलग बीडी मैम बैच का में एक भी डालते हैं जहाँ क्लास पे नहीं तेरे को गया, बिगाड़ी से पढ़ा रहे हैं, ऐसा मैं करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट्स। मैं जेनेटिक्स की एक भी क्लास अटेंड नहीं किया एंड आई मेरा टाइम उससे उससे बचा। मैं बायो की बस शायद से एक या दो क्लास अटेंड किया हूँ पूरे एक साल में, नहीं चार या पांच क्लास, जो भी वो मतलब इकोलॉजी वगैरह जो सर थे ना, हाँ इकोलॉजी के आई अवधेश फॉरगॉट द नेम, अवधेश सर, अवधेश सर अवधेश अवधेश हाँ, सर। बिकॉज ही यूज्ड टू टीच एनसीईआरटी एंड आई यूज्ड टू लव व्हाई ही यूज्ड टू टीच एनसीईआरटी, और वो बता देते हैं हाँ ये काम का नहीं है, अगर एम्स के लिए पढ़ना है तो ये पढ़ लो, अगर ये हमें अगर बोला जाए तो इट्स नाइस राइट, अगर see ब्लाइंड। some topics I would say will not be as directly but to develop a flow of information, like not animalia, not plantae obviously, but suppose physiology hai, suppose genetics hai, then that flow of information would matter, although it is not in NCERT and it ओके is not easy to crack lines directly. आई वांट टू सी लाइक कभी तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर देखोगे, इशिका बोल रही है कि मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेट की तो प्रॉपर डिबेट बनती है। नहीं नहीं, मुझे भी अच्छी लगती है, आई लव डिबेटिंग टू। तो नहीं एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क बिकॉज वी थ्री आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट एंड वी लाइक यू पीपल आर टॉपर्स एंड आई एम अ ड्रॉपर, तो मतलब ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाना कितना ज्यादा रेलेवेंट है। तो नहीं, मतलब एक्चुअली द पॉइंट इज कि टीचर को पढ़ाना चाहिए आई थिंक, और ये हमें थोड़ा खुद जज करना है कि ये तो एक पता ही है कि एनसीईआरटी इज द थिंग जिसमें से मैक्सिमम नीट आना है, तो वो तो करना ही है, आगे जितनी एबिलिटी है उतना करो आई थिंक। लेकिन जजमेंट शायद हेल्प करना, कुछ इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 11 और 12 में हमें जजमेंट बिल्ड करने में हेल्प करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज तुम लोग को पता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस था, लेकिन मेनली ना हमें पता है देयर आर मेनी टीचर्स मेनली इन टारगेट पीएमटी आल्सो दोज हु आस्क कि अभी एनसीईआरटी मत पढ़ो अभी वो पढ़ो। मैं बता दूं मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, आई वोंट नेम देम बिकॉज़ डिफेमेशन का सूट पड़ जाएगा मेरे ऊपर। The teacher thing is like honestly we weren't told anything like एनसीईआरटी छोड़ दो कभी भी। they In say bio. that right now, like till the time I have not reached half the chapter, don't read the NCERT because you'll be asking doubts which are absolutely pointless because they have not been taught. And That is that's the true. point. That And happened in our earlier chapters. We used to read NCERT and then ma'am was like, I'm going to teach this. So it's also कि rote learning के भी थोड़ा सा beyond हम कर सकते हैं even in 11, 12 की हल्का सा concept बनने में there is no harm. हाँ थोड़ा And notes actually help us in that. थोड़ा सा बियॉन्ड और बहुत बियॉन्ड करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है राइट। that is very agreeable, but if you can manage it, like
11th If you में भी can आया manage it, स्टार्टिंग में। if you can हाँ manage हाँ it, that's the point, that should be agreed to everyone. मतलब कि अगर तुम मैनेज कर सकते हो तभी तुम करो बाहर का, राइट? मैं वो पॉइंट मेनली वो करना चाहता हूँ। हाँ ऑब्वियसली वो तो है ही। डिबेट चल रहा है तो आई वुड से कि सेपरेटली तेरे को एक अलग बैच में डाल दिया कि तेरे बस की बात नहीं है ज्यादा मार्क्स लाने, ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं करना, तो तू तो अपने आप को प्रूव करना, wouldn't तू you अपने feel आप को wrong? प्रूव कर, तू अपने आप को प्रूव कर, तू अपने आप को एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट, बहुत सारे मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये हैं कि वो लोग हर महीने अपना बैच चेंजिंग टेस्ट रखते हैं कि अगर वो बच्चा एनसीईआरटी से ज्यादा कर रहा है तो हाँ चलो उसको टॉपर के साथ डाल दे, तुम्हारे साथ डाल एक्चुअली देंगे। इसमें Actually, ना that is एक a चीज very है। unhealthy, that is a very unhealthy हाँ practice. तेरे एक टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे तेरा डे टू डे शेड्यूल इधर उधर हो जाएगा। लाइक सपोज मेरे एक टेस्ट पे कम मार्क्स है और मुझे किसी ऐसे बैच में डाल दिया जहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्त बना चुका हूँ एक बैच का, मुझे अचानक से वहां से निकाल दिया, तो टारगेट पीएमटी डजंट गिव प्रेफरेंस। नहीं, जनरली डिमोशन नहीं होता उस बैचेस में। उन बैचेस में मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बैचेस हैं जिनमें डिमोशन नहीं होता, उनमें ये होता है कि मेनली प्रमोशन होता है। तुम हायर बैचेस में जा रहे हो लेकिन डिमोशन तभी होता है व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ लैग इन यू, मतलब तुम बहुत सारे टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। इस बात पे आई से वन थिंग, एक तो ये कि इसमें जबरदस्त स्ट्रेस हो जाएगा कि मुझे फर्स्ट बैच में जाना है वाला, एंड प्लस जो हमारा एक था, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव पॉइंट था कि हमारा काफी हेल्दी कंपटीशन था, वो चीज तो खत्म हो जाएगी अगर ये प्रमोशन डिमोशन शुरू कर दिया। कट थ्रोट अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा एंड जबरदस्त स्ट्रेस। मतलब आई डोंट थिंक 11th-12th के स्टूडेंट्स इतना हैंडल कर भी सकते हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन अगर ये जो डिसएडवांटेज है, लाइक सपोज मैं अपनी बात करूं, लाइक आरटीएस 720 मार्क्स वाले टेस्ट के 2 दिन पहले पढ़ता था मैं। हाँ 2-3 दिन पहले ज्यादा मुश्किल है तो मैंने एक हफ्ता पहले संडे निकाल के थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है। हाँ बट सपोज अगर तुम्हें बोल दे कि यही टेस्ट तुम्हारा बैच डिसाइड करेगा, एंड इफ आई एम इन अ लोअर बैच, इसलिए अगर मुझे किसी लोअर बैच में डाले तो डेफिनेटली मुझे फील होगा कि मुझे हायर बैच में जाना है, बिकॉज आई कैंट दैट इट इज अनफेयर टू मी पर्सनली। I would study for that test for 1 week and spoil my concepts being taught in that week. और फिर मैं हायर बैच में चला जाऊंगा एक हफ्ते की कंसेप्ट खराब करके। That happens. मैं वो वाला पैटर्न भी, तो इसमें यही डिफरेंस है ना कि क्या बोलते हैं, जो बैच प्रमोशन टेस्ट भी होते हैं उनमें ये होता है कि आज तुम्हारा ये कंसेप्ट खत्म हुआ, विद इन 2-3 डेज तुम्हारा टेस्ट हो जाता है। मतलब ये ऐसे कि आगे पढ़ाया नहीं जाता। मैं देख, अब हम लोग, हमारा जो डिबेट है जो भी है ये आगे कोचिंग सेंटर के ऊपर डिबेट हो गया, बट मेरा मैसेज ये कन्वे करने पे है कि लाइक हमें मेनली टॉपर्स को जैसे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, मेनली बिकॉज मैं देखा हूँ बहुत सारे, मतलब मुझे ये बोलते हैं कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँ लेकिन एनसीईआरटी इग्नोर कर देते हैं। मेनली मेरा मैसेज यही होता है कि एनसीईआरटी पहले खत्म कर लो, उसके बाद आगे पढ़ लो, राइट? हाँ टोटली अग्रीड, ये तो है ही। That is agreeable. प्रायोरिटीज तो सेट करनी है। If you are managing well, then read everything and focus also more on NCERT in that case also. But if you are lagging behind in some topics, so read only NCERT for that topic and move on. Yeah, because what happens, no, देख बच्चे क्या करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी 11th-12 में यही हुआ कि मैं 11th-12 में एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ा, चल एनसीईआरटी पढ़ा थोड़ा, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा और मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हैम्पर हो गया मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं वो बोल रहा हूँ कि जब हम लोग बाहर से पढ़ते हैं तो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट हैव द सेम पेस एज, बिकॉज ईच एंड एवरीवन हैज हिज ओन पेस। तो वो लोग अपने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ के, मतलब उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी ज्यादा हैम्पर हो जाता है उस चक्कर में, राइट? लाइक आई एम नॉट सेइंग यूनिवर्सल, बट मैंने अपने बहुत फ्रेंड्स का देखा है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें डेली वाली चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती। जब क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स थे, उनकी इनिशियली द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड, but as soon as the RTS started, they started to ignore their daily stuff and the whole week they'll spend on that particular RTS only. So उस चक्कर में उनकी performance in a few months like it went pretty down. So and then they were like, we cannot manage so much. So if they could initially, तो मतलब they fumbled somewhere on the way, right? Exactly. तो मैं strategy की ही बात कि डेली की 3 क्लासेस के नोट्स पढ़ना मुश्किल नहीं होता। एग्जैक्टली। तो बच्चे जो, मतलब ये बोल रहा हूँ कि बाहर का पढ़ो, लेकिन मैं जब मैं खुद कन्वे करता हूँ कोई भी मैसेज, मैं बोलता हूँ देख मेरा कैपेबिलिटी नहीं था बाहर का पढ़ने का, तो मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ता, मैं वो नहीं जाता, लेकिन काफियों का कैपेबिलिटी है एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ना। लेकिन क्या करो कि आज तुमने पढ़ा कोचिंग में, उसके बाहर उसका नोट पढ़ लो और उसके बाद उस नोट्स को सीधे आरटीएस से पहले पढ़ो। बीच में तुम लोग एनसीईआरटी जितने बार रिवाइज कर सके वो पढ़ो, राइट?
that would be better, right? मतलब जो RTS is their special test for part wise syllabus test, right? फिर हाँ सही बात है, बट बहुत बार क्या ये होता है तो कि सही तू बात। मान नहीं कि तू बिकॉज 10th बहुत लोग 11th में शूट अप करते हैं सीधा 10th तक उनके वो टॉप भी नहीं मार रहे होते अपनी जगह पे, बट जैसे है एग्जांपल टारगेट पे भी सीरियस में कि वो 11th पे अचानक सबको देखा ये इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं. तो इफ शी फोकस ऑन अ स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग ओनली एनसीईआरटी फ्रॉम द बिगनिंग देन इट कैन बी हार्मफुल एज वेल फॉर हर. कैसे? लोग 10th तक उतने अच्छे मार्क्स नहीं लाते बट 11th में शूट अप करते हैं. तो अगर वो स्टार्टिंग से ये कंसेप्ट फॉलो करेगी हमारे में अच्छे मार्क्स नहीं आते, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर ले एंड देन दिस स्टार्ट सीइंग कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, मेरे तो बस की बात नहीं नोट्स पढ़ना, बिकॉज पीपल डू दैट. लाइक बहुत तो होता है कि मैं कोई अच्छा क्वेश्चन देखता हूं, मैं किसी को पकड़ा देता हूं कि तुम ट्राई कर लो, तो यार हमारे तो बस की बात नहीं, तू छोड़ दे. तो बट मैंने वो तो देखते नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है. अरे मेरा मैसेज ये है ही नहीं कि नोट्स मत पढ़ो. मैं तो हर बार बोलता हूँ कि नोट्स पढ़ लो यार, बाद में एमबीबीएस में आ गए तो एमबीबीएस में काम आ जाएगा. तुम्हें बहुत इजी हो रहा होगा कि तुम लोग इतना नोट्स पढ़े हो. मैं कोई टॉपिक के नोट्स पढ़ के रखा हूँ. मेरे को मतलब अभी एमबीबीएस वो वाला टॉपिक काफी इजी लग रहा है. जेनेटिक्स तो मतलब मैंने हेल्प तो आरटीएस मिलती है. काफी हेल्प मिल जाती है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने 11th-12 में गलती की कि एनसीईआरटी के ऐसे मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि नोट्स में तो सब कुछ एनसीईआरटी का लिखा हुआ ही है, एनसीईआरटी क्यों पढूं, पहले नोट्स ही पढ़ लेता हूँ, नोट्स में सब कुछ एनसीईआरटी का दिया हुआ है. That is the wrong part. You have to दैट हाँ read NCERT separately and it is very important and again. So मैंने 12th के end तक तो NCERT पर पढ़ लिया अप्रोक्स बायो की तो एटलीस्ट. हाँ, तो मैं खुद ही मतलब लाइक कम से कम ऐसे हो गया था कि एवरी डे मैं रिपीट करता था. हाँ इसी का अब ये कि आखिरी के 15-20 दिन में तो मैंने भी सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी बायो की. तब तो ये था कि नोट्स तो रख दिए थे आखिरी के 15 दिन में मैंने तो. तो तुम्हारे क्या आरटीएस में तुम्हारा जो जीटीएस मतलब ग्रैंड टेस्ट सीरीज इज द कोड वर्ड फॉर द होल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट के में तुम्हारे एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते थे? आते थे नहीं तो लाइक नीट में भी वो तो आएंगे. फुल सिलेबस टेस्ट जिस टाइम तक शुरू हो गया था आई गेस नोट्स याद ही हो गए थे उस टाइम तक तो मोस्टली. अच्छा, तो उसके बाद बट तुम आई लोग वुड वो से lesser amount of questions. लाइक बायो में 90 में से अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे बाहर से, एकदम बाहर से, मैक्सिमम 20. तो एंड मतलब नीट में अगर पुरानी कट ऑफ लो तो ऐसे टाइम रह चुके जब 680 समथिंग हाईएस्ट रहे हैं. राइट. तो ठीक है, मतलब अगर तुम लोग नोट्स को मतलब अभी वाले स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारा ये मैसेज है कि अभी जो पढ़ रहे हैं उनको तो अब नोट्स इग्नोर करके अभी एनसीईआरटी पे फोकस आना चाहिए, राइट? अगर कोई टॉपिक तुम्हारा रह गया है जो तुम्हें लगता नहीं तुम कवर अप कर पाओगे डिटेल में, तो उसके सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, बल्कि उसमें तुम नोट्स में घूमोगे फालतू में, बहुत टाइम वेस्ट करोगे. दैट इज तो बहुत ज्यादा ये टाइम तो वेस्ट हर होगा. सब्जेक्ट में है कि फिजिक्स का कई बार होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक इतना मुश्किल लग रहा होता है तो उसको एक बार इतना करने की जरूरत नहीं है जितना कोचिंग पे पढ़ाते हैं वो एम्स लेवल का पढ़ाते हैं. तो एक बेसिक सा नीट के लिए जो फॉर्मूले आने चाहिए वो ही कर लो अगर कुछ ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है तो. नहीं हो रहा है तुमसे तो. एग्जैक्टली, मतलब मैं बस एम्स का मेरा लेवल कोई पढ़ा नहीं सकता, वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते तो कोई भी नहीं कर सकता, तो वो हाँ बात वो तो तो एम्स चलो का अलग है. अलग बात है. नहीं बट एम्स का लेवल हो जाता है, पता है. मतलब एम्स में मैं क्या बोलूंगा, मेरी गलती क्या थी पता है एम्स नहीं होने का. मैं 11 मेरा जिस दिन नीट खत्म हुआ था, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा मतलब नीट हुआ था और 20-25 दिन का गैप था शायद नीट और एम्स के बीच में, या 20 डेज. मैंने 20 डेज किताब उठा के ऐसे साइड में रख दी थी और मैंने मतलब हाँ मतलब जला दो. वही वाला सीन था मेरे. हो गया नीट, अच्छा हो गया, 690 आ गया. आई वुड से अब बहुत लोग बहुत फ्रेंड्स करते के हैं. साथ ऐसा था. बाकी नहीं नहीं बहुत मतलब ज्यादा तो मैं एम्स खुद भी नहीं पढ़ी थी. वो ऐसे काम कर चुके हैं, वो एम्स में हैं, तो क्योंकि उनकी पहले प्रिपरेशन इतनी हाई थी, और इवन मेरे को जो फर्स्ट टाइम एम्स में जिनके बेस्ट मार्क्स आए कुछ क्वेश्चन तो वो भी छोड़ के ही आए. हाँ, क्वेश्चन तो तो भाई मेरा बहुत तो सारे छोड़ना पड़ता है. लाइक मैंने खुद 1 150 अटेम्प्ट किए थे, बहुत छूट गए थे. छूट जाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता. चलो वो सब ठीक है, अब तो बस नीट ही होना, अब तो एम्स होना ही नहीं है अभी. मतलब शायद मैं एम्स में बता दूं, नामसी में होता अभी. तो अगर इस बार नीट होता तो मतलब हाँ अभी सिचुएशन उल्टा हो रखा होता और फिर मैं बोलता मैं बिना नोट्स पढ़े भी एम्स गया. कोई बात नहीं, अब कोई नो रिग्रेट. चल ठीक है, तो उसके बाद चल ये देखते हैं कि मैं वही मतलब मेनली मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ. मतलब बहुत लोग इतने सारे बुक्स पढ़ लेते पहले, जैसे तूने बोला कि तेरा पहला वो मोटिव होता है कि तू नोट्स को पढ़े, फिर तू मॉड्यूल्स को करे,
फिर तू एनसीईआरटी पढ़े, फिर तू अगर किसी और चीज को करने का मन करे तब करे। नहीं, लेकिन एनसीईआरटी नोट्स के साथ साथ रख ले भाई, मतलब हाँ एनसीईआरटी को मैं नोट्स में ही गिनता हूँ। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नोट्स एनसीईआरटी, आर आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ बट नोट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन नोट्स मतलब एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब लेकिन मैं एनसीईआरटी का तो ये है कि एनसीईआरटी इज द और बाइबल, एनसीईआरटी में मतलब भी वो एडिट तो कर रहा हूँ छोड़नी नहीं बायो है। की स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं तुम हाँ फिजिक्स की बायो, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी पढ़ के सोचो तुम केमिस्ट्री, टॉप मारोगे। फिजिक्स तो हटा दो, फिजिक्स की एनसीईआरटी में छुआ भी नहीं था। फिजिक्स में भी आई वुड से कि अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जैसे मेरे पास था, आई वुड से काफी टाइम था मेरे पास, तो हाँ फालतू चीजें करने का थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैंने फिजिक्स की हाँ पूरी एनसीईआरटी पढ़ी। तो तुम ऐसे डाइसेक्ट करके पढ़ोगे तो उस पर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम्हें बड़े इंटरेस्टिंग और कमाल के लगेंगे। यार हाँ वो फिजिक्स की तो उसमें एक एनसीईआरटी चीज इतनी, होती है, टाइम ना भी हो तो पॉइंट्स टू पॉन्डर करके वो बड़े इंटरेस्ट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। नीट में उनको कोई काम नहीं है बट दे आर फन टू रीड। उसपे असर्शन फन, रीजन फंस जाते हैं थोड़े में, पॉइंट्स टू पॉन्डर में। नीट में कोई एनसीईआरटी में काम एक नहीं है। अब तो कोई सेक्शन है काम नहीं पॉइंट्स टू है, पॉन्डर और अब तो एडिशनल कोई क्वेश्चंस काम का। नहीं है, अब तो कोई काम नहीं है, अब तो नीट है। काम अब नहीं है तो बट अच्छे कॉन्सेप्ट्स है उनमें, मतलब इफ somebody wants to read तो दे आर गुड। लेकिन वैसे फिजिक्स का नीट से याद एनसीईआरटी, आया, नीट ने एनसीईआरटी की पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं वो। अभी जो क्या हमारा जो भी तमिलनाडु का हुआ है, उड़ीसा का हुआ था ना अभी अलग से बीएमपी, पता नहीं हुआ होगा। नीट क्या दिखती हाँ 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 उड़ीसा का हुआ था। तो उसपे साइंटिस्ट उड़ीसा। का कॉलम था ना, हर चैप्टर से पहले वो वहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछा था वो तो भाई प्रोटीन पढ़ना स्ट्रक्चर पड़ता का। है भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं बायो की ये एनसीईआरटी कैसे सारे रखा था। एस्पिरेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जान लेना, वो पढ़ना है साइंटिस्ट वाला कॉलम भी। वो साइंटिस्ट वाला कॉलम, और मैं उसका ना डेट ऑफ बर्थ और ये कितने साल जिया है बंदा वो भी याद था मेरे को। बंदे को विश कर सकता था इतनी मैं तब कॉल एनसीईआरटी फिर करके। हमने नहीं पढ़ी होगी शायद। इतनी भी नहीं पढ़ी वो। मैं ये डेट ऑफ बर्थ जिस दिन पूछ लिया ना, तो वो हर वर्ल्ड वाइड मीडिया में वायरल हो जाएगा कि नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यूजलेस मैंने चीजें भी नहीं याद करनी। भाई भरोसा नहीं है, मतलब मैंने कुछ हाँ प्रीवियस वैसे कुछ भी कॉलेज, पूछ, ये बात तो है। नीट में मतलब एनसीईआरटी ऐसे, मतलब हमें क्या बोलता था पता है, बुक खोलते हैं एग्जामिनर्स, हाँ चलो ये लाइन अच्छा दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट हो गया उनके आंख के सामने, उठा के डाल दो। वो लोग देखते भी नहीं हाँ, रेलेवेंस। ऐसी लाइन में जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा बिल्कुल भी, पर वो लाइन बड़ी अट्रैक्टिव लगती है ना, तो वो डाल देते हैं। तो एनसीईआरटी हाँ पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, एग्जैक्टली। हाँ बल्कि वो जो काफी पिछले फालतू लाइन चीजों है से वो अंडरलाइन क्वेश्चंस भी बना करना चाहिए। देते हैं। तो मैं मतलब बस मैं ये मतलब जो भी ये मैसेज, ये वीडियो का मैसेज ये कन्वे करना चाहता हूँ कि मतलब बच्चे क्या करते हैं, तुम जैसे टॉपर्स को देख के पहले स्टार्टिंग में तुमने पहले ही एनसीईआरटी खत्म कर लिए होते हैं, तुम नोट्स के साथ पढ़ लेते हो, तुम्हें पढ़ने में एनसीईआरटी, हर एक बंदे की स्पीड अलग होती है। वो पहले ही नोट्स और क्या बोलते हैं एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, उसके बाद फिर से नोट्स पढ़ रहे होते हैं। तुम्हें वो लोग देखते हैं बस नोट्स पढ़ते हुए, तो वो लोग बस नोट्स पढ़ते हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। तो पहले मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि टॉपर्स भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं चाहे जितना भी हो, तब बोलेंगे कि नोट्स में भी एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना प्राइवेट बताया था इस बात पे। सबसे पहले बायो की एनसीईआरटी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नोट्स, हाँ उसके बाद दूसरी बुक्स, और उसके राइट बाद टाइम पास करो। ये राइट बात राइट। याद रखनी बहुत जरूरी है कि बहुत लोग होते हैं कंसेप्ट समझते ही नहीं है, एचसी वर्मा उठा के खुश हो जाते हैं, हाँ एंड एचसी दैट इज वर्मा के वेरी एक क्वेश्चन डिसअपॉइंटिंग। करके, मतलब एक मेंटालिटी है बहुत सारी कोचिंग के बच्चों की कि वो लोग बोस्ट करने के लिए वो करते हैं, राइट? कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम ये करके दिखाओ। एक्चुअली मतलब एक और दिक्कत होती है, हम लोग क्वेश्चंस उठा लेते हैं बहुत लोग, वो कंसेप्ट नहीं करेंगे। उनको है कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं फंस रहा है इस चीज में, ये सारे मेरे को वेरिएबल्स दिख रहे हैं, फंस क्यों ना रहे इस फॉर्मूले में। लाइक पहले कंसेप्ट तो समझ, लाइक डेरिवेशंस एक चीज होती है वो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट मतलब मैंने पर्सनली डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करी थी कि मैंने उनसे खुद मुझे से, एटलीस्ट ये पता है क्या चीज कहाँ से आई और उसको कैसे यूज करूं मैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो एम्स और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फिजिक्स में बोलते हैं कि डेरिवेशन तो बस सीबीएसई के लिए, बोर्ड के लिए, लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन फिजिक्स का क्या करता था, स्टार्टिंग से डिराइव करता था, तो बीच में कोई भी फॉर्मूला लग जाता था, क्योंकि डेरिवेशन के बीच में बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं, राइट? इसमें ये बात भी है, और इससे तुम एक्चुअली तुम्हें टीचर्स पढ़ाते हैं, बिकॉज टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, बट अगर तुम थोड़ा एनालाइज करोगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन पे पहले फोकस करोगे, तुम खुद बहुत बेसिक कंसेप्ट से फॉर्मूला से पहुंच सकते हो। और एक मतलब जैसे एक हमेशा एक फॉर्मूला जो बनता है, जो रटवाते हैं अलग से कोचिंग में भी, कि ये फॉर्मूला है, याद कर लो, इधर लगा देना, वो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट से बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उस बेसिक कंसेप्ट होता है, लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे होते हैं जो उस बेसिक कंसेप्ट से बना हुआ है, वो क्वेश्चन प्रॉब्ली कर पाते हैं इसलिए। एग्जैक्टली, मतलब फिजिक्स में भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग अगर अच्छे से फिजिक्स
बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, हमने फॉर्मूले भी सारे रट लिए लेकिन हमने को फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है ना, तो उस प्रॉब्लम को वो लोग कैसे सॉल्व करें? उसमें वही ये फिजिक्स कंसेप्ट बिना पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तब बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात, जब ना समझ में बेशर्मी से डाउट पूछो, बेशर्मी से। ये पता है बहुत हाँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है। बात तो है। पीडी सर, मैं फिजिक्स के जाता था, ठीक है, आई यूज्ड टू गो, वो मेरे से इरिटेटेड थे, मतलब मैं उनके सामने जाता था ना, बिकॉज मैं आरटीएस देता नहीं था, उनको लगता था कि मैं तो बंदा कुछ करने वाला हूँ नहीं, ठीक है, तो मैं वो मेरे से भाग जाते थे, लिटरली मेरे को देखते थे भाग जाते थे, ठीक है, और मैं बेशर्मी के से उनके केबिन के अंदर घुसा, सर बता के रहोगे आप, तो एक दो बार तो एक ऐसे बार हुए। हमने हाँ एक बोल। डाउट हम लोगों ने सर से 1 साल तक पूछा था, मुझे लगता है। यार वो याद है? बहुत एक अजीब सा क्वेश्चन था, एक टी वाला क्वेश्चन था, तो वो था कि वो स्किप करना पड़ा सर को भी था कि इसमें दो तो तीन सर ने सवाल कहा तो क्वेश्चन ही गलत है, कंक्लूजन था सारे ऑप्शंस गलत है, उसके बाद हमने 1 साल तक परसिस्ट किया था वो क्वेश्चन पूछना। वही सर, मतलब वो मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं, अगर मेरे जो 11th-12 में टीचर्स है, मतलब उन्होंने भी काफी हेल्प किया था मेरे को फिजिक्स सॉल्व करने में, तो वो मेरे को बोलते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ, वो बोलते थे हाँ तू बंदा था ना, तो बहुत सारा डाउट पूछता था, बहुत इरिटेट करता था, लेकिन अब तो टॉप कर गया, कोई बात नहीं, बहुत डाउट पूछना, मतलब डाउट पूछो, बेशर्मी से पूछो, लेकिन लेजिटिमेट डाउट पूछो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग बहुत कोई टफ क्वेश्चन देख लिए और उसको सीधा जाके पूछ लिए, पहले बेसिक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद उस टफ क्वेश्चन को समझने तक की वो कैपेबिलिटी बनाओ, राइट? इस पे सबसे क्या इम्पोर्टेंट मतलब? बात है, हमारे टीचर का फॉर्मूला था कि अब तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिला है, सोल्यूशन मिले, अजय सर हैं, तो वो कहते थे पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, गलत है दोबारा सॉल्व करो, बहुत बार तुम सिली मिस्टेक कर लोगे, उसके बाद नोट्स देख के सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन देख के सॉल्व करो, और फिर समझ में आए तब पूछो। जब क्वेश्चन एग्जैक्टली। तुम सॉल्व करो तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज हर क्वेश्चन एक बार में नहीं निकलता, और ऑब्वियसली मतलब मैं अपनी बात करूं तो 2 ट्राई में हो जाता था यूजुअली, सिली ये मिस्टेक बहुत होती है लोग थोड़ा कर देते हैं कि गिव अप कर देते हैं क्वेश्चंस को, लाइक एचसी वर्मा के क्वेश्चंस थे, लाइक मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली एक ट्राई में नहीं होते थे, तो इशिका तेरी आवाज कट गई। हेलो? कट गई है। हेलो इशिका इशिका, व्हाट्सएप कर ले तो। एक सेकंड रुक जा, मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, वन शट। क्या बोल रही थी तू? बट हाँ, एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि जैसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो ये बहुत बार टेंडेंसी होती है कि हम लोग क्वेश्चन करके सॉल्व नहीं होता तो डाउट पूछने भाग जाते हैं। पर मेरे साथ बहुत बार होता था कि जैसे एचसी वर्मा का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो बुक हो गई या कोई भी और एक्स्ट्रा बुक हम करते हैं तो एक बारी में क्वेश्चंस नहीं होते। अच्छा, एक बार तो बस, फिर अब हम लोग मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, अब तुम लोग क्या बोलते हैं, ये सब चीज के बारे में तो हो ही गई बात, लेकिन अब 12th में हम लोग आ गए, अब 12th में और मेनली क्या गलतियां करते हैं, जैसे एक कोचिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने पीयर्स में देखते हैं, मेनली हम लोग सारी गलतियां तो डिस्कस कर चुके हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं लेकिन वी डोंट मतलब रियलाइज नहीं करते? मैं समराइज करता हूँ कई सारी गलतियां। नंबर 1, टेस्ट के पीछे भागना, कंसेप्ट पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। बहुत बार होता है कि हफ्ते में एक टेस्ट होता है 720 मार्क्स का, पूरा हफ्ता वही टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद कंसेप्ट की एकदम पाठ लगा देते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी हो गई क्वेश्चंस के पीछे भागना, देखते हैं टॉपर क्या कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज टॉपर बहुत चीजें पहले करता है जो सबसे उसकी प्रायोरिटी में होती है, और कोई उसे किसी को वो चीज दिखती नहीं है, और सबको बस नाम पता ही दिखते नहीं हैं चलता, किताबों में। इतनी इतनी जल्दी कर लेता है वो कि किसी को पता ही नहीं चलता वो चीज। वो घर पे कर रहा है, घर पे तो फिर ना तुम उसे देख लो, उसके रूम के अंदर फिर हाँ, ना देखते हो। एग्जैक्टली। के बाद वो कुछ क्वेश्चन करता है दूसरी किताबों के, एंड सबको लगता है बस वही किताब कर रहे हैं इसलिए वो टॉप मारे, लेकिन लोग तुम्हें मिमिक कर लेते हैं, तुम्हें कॉपी करने ले जाते हैं, फिर वो नोट्स छोड़ देते हैं, फिर वो उस टॉपिक के कंसेप्ट खराब कर देते हैं, एंड दिस इज अ साइकिल। बहुत बार और होता है कि लोग स्टर अप करते हैं करेज को कि अब हम ढंग से पढ़ेंगे, एंड दैट इज गुड कि लोग कर रहे हैं कि अब हम ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद वो नोट्स कर लेते हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं, सबको अच्छे से कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक आता है, फिर उन्होंने होता है नहीं अब तो हम इस टॉपिक की एससी वर्मा भी करेंगे। जब एक बार टॉपिक नया शिफ्ट हो गया तो मैं भी बुक छोड़ देता हूँ एक बार के लिए कि अगली बुक पे आओ, जब टाइम निकालूंगा तो ये बुक कर लूंगा। बहुत लोग एक टॉपिक के पीछे बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, कई बार ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लाता है अगर तुम कोप अप अच्छे से कर रहे हो, अगर तुम विद द टीचर जा पा रहे हो
और उसके साथ तुम टाइम निकाल रहे हो किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया, उसमें डूब गए, वो सही है। बट तुम्हें एक बेसिक कोपिंग करनी होगी, जो टीचर पढ़ा रहे तुम्हें पता हो क्या चल रहा है। जैसे ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी गलती ऑर्गेनिक में होती है। बिकॉज ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें पहली क्लास और आखिरी क्लास, हमारे विवेक सर बोलते थे कि जिसको आखिरी क्लास तक जो फॉलो करेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिस इज एक्चुअली वेरी करेक्ट, बिकॉज ऑर्गेनिक इज वेरी इंटरमिक्स्ड। ऑर्गेनिक में फर्स्ट आइसोमेरिज्म होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ये 3 टॉपिक्स ही तुम्हारे पूरे उसको दे देते हैं। तुम्हारा पूरा साल इन 3 टॉपिक्स पे चलता है। अगर तुमने इन 3 टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दिया, जैसे बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो चलो सब कर लेते हैं, काइनेमैटिक्स भी सब कर लेते हैं। ऑर्गेनिक की ये 3 टॉपिक्स जो हैं, स्पेसिफिकली रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाता है। मेनी पीपल डू नॉट गिव इनफ इंपॉर्टेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे मेरे बहुत दोस्त थे कि उन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम ध्यान नहीं दिया, तो टीचर अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जब टीचर सर अल्कोहल पढ़ाते थे वो हाइड्रोकार्बन पढ़ते थे, और ये फ्लो साइकिल में चलता था, एकदम एक टॉपिक पीछे। तो प्रैक्टिकली तुम सब कुछ खुद पढ़ रहे हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली रिएक्शन मैकेनिज्म, एक टॉपिक्स को रिलेट करना बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन एकदम सेम है, एकदम ही सेम है। वेव मैकेनिक्स और ये लाइट कैपेसिटर, कौन सा वेव्स, चैप्टर? इंडक्शन वाला, लाइट लाइट वेव्स। वेव, इंडक्टर वाला भी, एसएचएम और इंडक्टर हाँ, वाला जो चैप्टर था एकदम उसमें सेम है। एसएचएम सारा यूज होता है। और वो भी तो बहुत तो सिमिलर इधर सा था, रिलेट करना जरूरी है। करंट वाला चैप्टर, रजिस्टर और एक ऐसे एसएचएम वो हाँ, करंट वाला चैप्टर है तो तुम देखोगे तो 3-4 टॉपिक्स है जिसमें डायरेक्टली लगता है। वाटर हाँ फ्लो हो गया पूरा, हाँ हाँ हाँ। वो पूरा हीट फ्लो हो गया, वो जैसे और हीट फ्लो, वाटर फ्लो, करंट चैप्टर एकदम सेम है, सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम है। तो अगर तुम थोड़ा सा भी रिलेट कर लोगे, तुम 3 टॉपिक्स एक टॉपिक पढ़ के कर लेते हो। क्योंकि रिलेट बेसिकली करना आना वाटर चाहिए। या हीट फ्लो का क्वेश्चन अगर अच्छा बनता है तो वो करंट का अच्छा क्वेश्चन होता है। मैथ सेम लगती है तीनों में। मैथ सेम लगती, कंसेप्ट सेम लगते, करंट में क्या बोलते थे उसको, व्हीटस्टोन ब्रिज होता था ना, कौन सा ब्रिज होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज होता था हाँ, हाँ हाँ व्हीटस्टोन। विटोन। ना। व्हीटस्टोन का सेम क्वेश्चन हीट में आता है ना, हीट में बहुत भी लोग आता है, सब क्या रहा है। एग्जैक्टली व्हीटस्टोन वो का एग्जैक्टली। एकदम एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आता है हीट में हीट भी। में आता है, सबकी वाट लग जाती है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। बट एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे तुम रिलेट करोगे तो बहुत हेल्प होती है। जैसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक फिर भी थोड़ा एक सेपरेट लेता है, उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर तुम्हें पता है टीचर ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला है, क्योंकि मोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट से पता रहता है कि कब ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले केमिकल बॉन्ड्स पढ़ सकते हो। बहुत लोग एसएचएम छूट जाते हैं, लास्ट टॉपिक होता है 11th का, तो बहुत लोगों से एसएचएम मैनेज नहीं होता। तो जब टीचर इंडक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा रहा है तो पता है पूरा एसएचएम लगेगा, तो तब पढ़ लो, साथ में कोई डाउट हो साथ में क्लियर भी हो जाएगा। इंडक्टर स्टार्ट होने वाला है तो एसएचएम पढ़ के रख लो, अगर तुम्हें याद, जैसे मुझे तो ठीक याद रहता था, बट अगर किसी को याद नहीं आ रहा, तुम पता है इंडक्टर पे सेम कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, तो एसएचएम पढ़ के अगर तुम थोड़ा बैठ जाओगे तो तुम्हें इंडक्टर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एसएचएम के डाउट से वो इंडक्टर में तुम पूछ सकते हो। तो वो कोई इन चीजों का ध्यान रख ले तो वो तो बहुत काफी अच्छा, हेल्प करेगा। काफी काफी इम्प्रूव कर देते हैं। और ये गलती तो मैं भी बहुत ज्यादा देखता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में खुद भी करता था कि अगर ये टॉपिक छूट गया तो मैं इस टॉपिक के पीछे इतना भाग जाता था कि मेरा आगे वाला टॉपिक जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको मैं नहीं पढ़ता था। तो मेनली जो क्लास के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी रहते हैं। राइट इशिका? एक्चुअली एक विशियस साइकिल ही बन जाती है। हम एक टॉपिक, जैसे ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल है, ये भी मैंने मतलब देखा है लोगों को करते कि एक टॉपिक छूटा तो अगला समझ नहीं आता क्लास में, देन ऑर्गेनिक पढ़ने का ही नहीं मन करता, ऑर्गेनिक ही छोड़ देते हैं वो पूरी पूरी। और एक और बड़ी मेजर से गलती है। सपोज अगर तुम्हारे रिएक्शन मैकेनिज्म जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है, मैं स्पेसिफिकली रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तो तुम पूरी पढ़ाई छोड़ दो, 3 दिन सिर्फ वो पढ़ के खत्म करो। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म अगर तुम्हारा छूट गया ना, तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक लगातार उड़ेगी और तुम अल्टीमेटली रट रहे होगे ऑर्गेनिक को। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म से टॉपिक छूट रहा है तो कुछ चीजों को छोड़ दो एक बार के लिए, कि तुम बाद में कवर अप कर लोगे। जैसे बायो है, तो बायो के तुम, आई वुड से कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, बट बायो के टॉपिक्स काफी हद तक इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। कि जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स अपने आप में कंपोजिट है, जेनेटिक्स का ऐसा फिजियोलॉजी में कोई यूज नहीं है। ऐसी हर एक पूरा यूनिट का थोड़ा सेपरेट हुई डिस्कस होता है।
राइट तो यहाँ पे रिलेशन है बायो में, बट कंपैरेटिवली कम है। तो अगर तुम बायो का एक चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म की जगह छोड़ रहे हो तो काफी ठीक है। राइट राइट। चल ठीक है, मतलब ये सब चीज तो हम लोग कर लिए, सारी गलती। इशिका तू कुछ हाईलाइट करना चाहती है? हाँ यार, एक बहुत मेजर गलती होती है वो लोग करते हैं, ये मोस्टली एंड में ज्यादा करते हैं लोग। टेस्ट देना छोड़ देते हैं कि सेल्फ स्टडी करेंगे। बहुत लोग घर चले जाते हैं या कुछ, मतलब टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं। तो ये कि ऑनलाइन टेस्ट या टेस्ट दिए बिना सेल्फ एनालिसिस जब तक मतलब हो ही नहीं पाता है। टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमें ये कि एक हफ्ते में ये सब करना ही करना है, तो वो हम करेंगे ही जैसे तैसे करके। और जब तक ये हमारे पास मोटिवेशन नहीं होती तब तक बहुत ज्यादा लैग बिहाइंड कर जाते हैं। तो मोस्टली जो भी लोग ये टेस्ट देना छोड़ देते थे उनका परफॉर्मेंस डाउन जाता ही था। तुम लोग भी डेली टेस्ट देने का उसको फॉलो करते थे? मैं तो डेली टेस्ट जरूर देता था। तुम लोग रिकमेंड करते थे डेली टेस्ट देना? भाई कि मैंने तो सारे दिए थे, सब्जेक्टिव भी इवन मैं देती थी सारे जो हमारे हुआ करते थे, लाइक सीबीएसई बेस्ड सारे सब्जेक्टिव सारे ऑब्जेक्टिव। एंड एम्स के पेपर्स 2 दिन पहले तक टेस्ट सारे दिए, यानी आखिरी टेस्ट तक। एम्स से पहले तक भी? मैं सही बताऊं तो एम्स से एक दिन पहले मैं टारगेट डाउट पूछने गया था। ये पता है एक चीज बताओ, एम्स वाले दिन मेरा बर्थडे था, ठीक है? तो मैं क्या किया था, मैं पिछले दिन पूरा पार्टी किया था, ठीक है? मेरे को कोई मतलब कहाँ जा रहा है, लाइक मेरे दिमाग में ना, मैंने अभी भी मेरे को रिग्रेट होता है उस चीज का। मैं सोच रहा था कि एम्स मेरी बस की चीज नहीं है, मैं नहीं कर रहा, एम्स जल्दी तो होने वाला है नहीं, छोड़ो जो करना है। लेकिन ये चीज मैं सबको बोलता हूँ, ये गलती मेरे जैसे मत करना। अगर आगे तुम्हारे पास कोई भी एग्जाम है, अब तो चलो नहीं है, चलो एक नीट ही है तुम्हारे पास, लेकिन प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। मैं उस 20 दिनों में अगर थोड़ी सी किताब भी खोल लेता ना, तो शायद मैं अभी कहीं और होता और एमएससी में नहीं होता। इट डिपेंड्स अलॉट। लेकिन हाँ मतलब एम्स के लिए भी अगर पढ़ लेते तो अच्छा होता। चल उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि तुम अपने आप को ओवरवर्क भी मत कर लेना। एग्जाम से एक दिन पहले बहुत पढ़ रहे हो, चिल मारो एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले। एग्जाम से एक दिन पहले तो मतलब मेरे नीट से पहले एक दिन पहले तो मेरी भी सारी बुक्स बंद सी रख रखी थी मैंने। एक लास्ट डे में कुछ खास पॉइंट नहीं है पढ़ने का। हाँ नीट से एक दिन पहले तो मैं बीमार पड़ गया था टेंशन से। एक बेसिक लेवल ऑफ स्टडी वीडियो क्या कर लेते, ये सब काम मत कर। एक सेकंड फिर से बोल चैतन्य। हाँ क्या बोला था चैतन्य? अपने आप को एग्जाम से पहले ओवरवर्क बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को एग्जाम से पहले बिल्कुल ओवरवर्क, बिकॉज तुम ओवरवर्ड हो जाते हो, तुम ढंग से सो नहीं रहे एग्जाम से पहले। बहुत ही बेकार सी बात है मुझसे। एग्जाम के टाइम सोना बहुत जरूरी है, तुम 8 घंटे सो जाओ। हाँ आई कैन से दैट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। नींद में एग्जाम देना बहुत खराब चीज होती है। सोना बहुत जरूरी है। और इवन आई वुड से कि बिना एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। और नींद नहीं आए तो? सोना जरूरी है। और नींद नहीं आए तो? हाँ नींद नहीं आए तो तैयारी अच्छी है तो आ जाएगी। पता है मेरे को 11th-12th में नीट से पिछले दिन भी मैं 8-9 घंटा आराम से सो गई थी। यहाँ पे आगे दिक्कत होती है कॉलेज में आके। कॉलेज में आके तो सोना ही नहीं होता है। तैयारी अच्छी नहीं होती। नाइट करे तो अच्छा है, कॉलेज में तो सुबह रात अलग हो जाती है। तो कॉलेज में तो एग्जाम मैं अपनी बात कर रही हूँ। कॉलेज में एग्जाम से पहले तो मैं पता नहीं 1 घंटा 1.5 घंटा वो वाला सीन होता है मेरा तो। कभी कभी तो पूरा ऑल नाइटर। कॉलेज में टॉप मारने का कोई पॉइंट नहीं है भाई। टॉप क्या, पास नहीं हो पाता था भाई, पास नहीं हो पाते कॉलेज में। हाँ अगर तो टॉप मार रहा होता ना, अगर तू सोच के चलता कि तो टॉप मारना है तो तू एक दिन पहले 8 घंटे सो रहा होता कि तू पहले इतनी पढ़ाई करता। ये सेम बात नीट के लिए। नीट में तुम 2 हफ्ते में कुछ नहीं पढ़ोगे, 2 साल में जो पढ़ा है वो उखाड़ोगे। कॉलेज में तुम 1 हफ्ते में बहुत करके। तैयारी अच्छी होती है तो नींद आ जाती है। तो ये बता, ये तो मैं पूछना ही भूल गया, अभी कैसी है, अभी तुम लोग कैसी हो कॉलेज में? मतलब ये चीज तो मैं पूछना ही भूल गया। देखो सिंपल सी बात है, कॉलेज में 2 हफ्ते काफी भी होती, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 2 हफ्ते बहुत ज्यादा है। तो एम्स पे नहीं ऐसा नहीं होता सबके साथ। नहीं ना फिर अगर फैकल्टी वाट लगाने पे आ गए ना, फैकल्टी वाट लगाने में आ गए ना, तेरे को फेल करके रखेगी। आई वुड से कि 2 हफ्ते काफी है यार सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। क्या ही है मतलब, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब कर लो यार, यहाँ के भी भाई सबकी स्पीड अलग होती है, सब डिपेंड करता है। तो चल तुम लोग एक दूसरे के बारे में बोलो, तो एक दूसरे के कैसे, मतलब चेतन तू बता इशिका कैसी है कॉलेज में?
कितना पढ़ती है, जैसे टारगेट में पढ़ती है वैसे पढ़ती थी? अब देखो मैं शेयर स्टॉक तो नहीं कर रहा तो मुझे पता नहीं वो कितना पढ़ रही है, बट टारगेट से तो कम पढ़ रही है, बट हाँ मुझसे ज्यादा ही पढ़ती है आई वुड से। इशिका तू चैतन्य के लिए क्या बोलती है? हाँ वही है, ये लोग इन लोगों की पढ़ाई 2 हफ्ते पहले शुरू होती है और मार्क्स हमारे फिर भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं। और तुम्हारी तू डेली करती है? यार मैं ना क्लासेस वगैरह अटेंड कर लेती हूँ अच्छे से, तो उसके साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है फिर। चैतन्य तू नहीं करता ना? यार मैं करता हूँ, एक बहुत सारे फैक्टर्स है, तो डीएच प्रैक्टिकल्स में अटेंड करता हूँ सारे, इतना मैं रखता हूँ इधर। ठीक है, और लेक्चर्स भी मैं थोड़ा बहुत अटेंड कर लेता हूँ, प्रॉक्सी या अटेंडेंस के लिए भी कर लेता हूँ, वो एक अलग बात है। देख प्रैक्टिकल अटेंड करने का मेरा रीजन क्या होता है पता है, कि प्रैक्टिकल में प्रॉक्सी लगती नहीं है। यार देखो तो प्रैक्टिकल में अल्टीमेटली यूजफुल है, देखो प्रैक्स पे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एटलीस्ट एम्स में तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, मैथ्स में आई एम श्योर पढ़ाते होंगे, ऑल्दो एम्स में ये है कि पर जैसे हम यहाँ पे एक डीएच टेबल पे 10 लोग होते हैं, तो थोड़ा फायदा है कंपेयरिंग टू मैमसी, बट हाँ हमारे एक डीएस टेबल में लाइक 25 है, लेकिन बस वही है कि हमारे जैसे मतलब वो 25 को भी 12 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बाद में हम लोग, और काफी ज्यादा मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं होता बाद में। तो कैडेवर ऐसे तुम्हारे यहाँ तो पढ़ाई रहता होगा कैडेवर? हाँ कैडेवर लाइक मतलब हमारे मुझे यहाँ ज्यादा नहीं कैडेवर अच्छे से एक टेबल के पास एक होता है तो। हाँ ठीक है, कैडेवर का सीन पता। है हमारे यहाँ, ठीक है, आई अग्री फॉर दैट पॉइंट, ठीक है, हमारे यहाँ कैडेवर की कमी है, मुद्दों की कमी है, मतलब हम लोग लोगों प्रैक्स को नहीं मारते। कॉलेज की तो मेरा बात ज्यादा नहीं करता, हाँ प्रैक्स में अटेंड करता हूँ, बट हाँ लेक्चर्स तो मतलब प्रॉक्सी जब तक लग रही है तब तक सब ठीक। चल ठीक है, चल अब अब इस वीडियो को ज्यादा एक्सटेंड करते नहीं, अब बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया मेरे को लगता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि मैं ये बताना चाहता था कि बायो की में पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ये लोग भी यही बोलते हैं, जैसे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे नहीं नहीं टॉपर्स तो ये नहीं सोच रहे होंगे, टॉपर्स बस नोट पढ़ते होंगे, लेकिन ये लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये लोग एनसीईआरटी को पहले बाइबल की तरह रखते हैं, फिर नोट्स को रखते हैं। फिजिक्स में भी पहले पहले आप इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप ज्यादा हाई लेवल बुक्स में जाओ, सीधा हाई लेवल क्वेश्चन में मत जाओ। केमिस्ट्री में भी सिमिलरली, केमिस्ट्री के लिए भी कुछ कुछ टॉपिक एनसीईआरटी के लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए और अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन या फिर पूछ लीजिएगा, या कहीं भी पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। थैंक यू। और तो अगर इनसे कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं पूछ के बता दूंगा। थैंक यू। चलो थैंक्स।